तो स्टूडेंट्स कोरिलेशन हम लोग फिनिश कर चुके थे। एक कल के क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में शायद लिखते वक्त साइन थोड़ा सा एरर रह गया होगा। आंसर पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो क्वेश्चन का कंटेंट था। वो मैंने पहले भी बोला, देखो कोई क्वेश्चन लिखते वगैरह कुछ रह जाता है तो वो तो एक बार देख लिया करें। हम स्क्रीन इधर उधर करते हैं तो जल्दबाजी में लिखने में आ जाता है। मैंने एक शायद फिफ्थ में ऐसा लिख दिया था 2x-4, ये शायद प्लस लगा दिया होगा यहाँ। तो ये तो था आपका u का इक्वेशन, और यहाँ हमारे लिए v का इक्वेशन है। तो वो क्वेश्चन की एरर को तो खुद ही सेल्फ ही देख लीजिए, अगर है कई बार हो जाता है क्योंकि स्क्रीन पर लिख रहे हैं तो इधर उधर स्क्रॉल करते वक्त। तो यहाँ स्केल हमारे लिए पॉजिटिव था, यहाँ स्केल x के साथ पॉजिटिव है, ये स्केल नेगेटिव है। तो ये स्केल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों साइन अलग अलग है, साइन उल्टे लगेंगे, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शायद में सेवंथ में भी ऐसा ही हो गया था, ये u इक्वल टू एक्स माइनस 5/10 और ये v इक्वल टू वाई माइनस 7/2 है। यहाँ स्केल हमारे लिए बताया था बेटा 1/10 है, यहाँ स्केल हमारे लिए 1/2 है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो सेम स्केल ही साइन रहेगा और आंसर हमारे लिए आर ही रहेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं है, वो क्वेश्चन पर हो जाओ तो देख लीजिए अगर ये सेल्फी की, हाँ ठीक है वो तो क्वेश्चन लिखते वक्त रह गया है। तो ये आपका कंटेंट था, आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने शायद कल प्लस लिख दिया था और यहाँ भी शायद लिखते वक्त कल प्लस लिख दिया था, तो रिवीजन के साइन थे वैसे भी, तो क्वेश्चन से लिखते वक्त इधर एरर रह गया था। ये आप लोगों का खत्म हो जाता है कोरिलेशन कंटेंट तो ना। तो मैं आज आपको रिवीजन करवा देता हूँ, कल आप लोगों के टेस्ट रह जाएगा कोरिलेशन का, और फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कोरिलेशन एक बार हम लोग पूरा कंटेंट अगर देखें तो देखो, सबसे पहले तो हमने कोरिलेशन कहा था कि जब भी कोई दो वेरिएबल है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है, उनमें कभी भी कोई डेफिनेट रिलेशनशिप है। डेफिनेट रिलेशनशिप का मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी एक की वजह से दूसरे पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन में सबसे पहला हमने पॉजिटिव कोरिलेशन कहा था। पॉजिटिव में हमने बोला था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने रीड करा था लीनियर एंड नॉन लीनियर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज होते हो वेरिएबल तो लीनियर रिलेशन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज नहीं होता है तो नॉन लीनियर है। लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन में आता है, नॉन लीनियर स्ट्रेट लाइन में नहीं इंडिकेट होता है। फिर सिंपल टू वेरिएबल में स्टडी सिंपल होगा, दो से ज्यादा में मल्टीपल होगा। पार्शियल कोरिलेशन हम लोगों ने कहा था कि पार्शियल रिलेशनशिप तब होता है जब हमारे लिए अदर एलिमेंट्स को कांस्टेंट रखकर रिलेशनशिप को मेजर किया जाए। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम करते हैं ना, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप मेजर करते हैं लेकिन अदर एलिमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। स्प्यूरियस कोरिलेशन हम लोगों ने कहा था कि किसी तरह का कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है लेकिन थर्ड वेरिएबल की वजह से कोई रिलेशनशिप बन जाए तो उसे हमने स्प्यूरियस कहा था। फिर आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, जो कि हमेशा -1 to +1 इंक्लूडिंग लिमिट के बीच में होता है। फिर हमने एक टेबल कहा था, +1 या -1 आए तो ये परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, 0.75 to 1 के बीच में आए तो उससे हम लोग हाई कोरिलेशन कहेंगे, 0.25 to 0.75 आए तो मॉडरेट, 0 to 0.25 आए तो लो, एंड 0 आए तो हम लोग उसको एब्सेंस कोरिलेशन बोलते हैं। ये हमारे लिए ये तीनों हमारे लिए लिमिटेड कोरिलेशन होते हैं। तो तीन होता है, परफेक्ट, लिमिटेड एंड एब्सेंस। परफेक्ट तो 1 आए तो, एब्सेंस आए तो 0, और 1 एंड 0 के बीच में कहीं भी आया भले प्लस में और माइनस में तो लिमिटेड होता है, जो कि हाई, मॉडरेट एंड लो नेचर का हमारे लिए हो सकता है। अब एस्टिमेशन के चार मेथड रीड करने हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन, और एक हमारा रहेगा कॉन्करेंट डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटर डायग्राम मेथड अगर हम लोग कहें तो यहाँ आपको दो तीन तो थ्योरी पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्कैटर डायग्राम मेथड बेटा हमारे लिए लीनियर में भी काम आता है, कर्वी लीनियर में भी काम आता है, लेकिन ये सिर्फ नेचर बताता है, एक्सटेंट नहीं बताता है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं। अब वो डायग्राम अगर हमारे लिए स्ट्रेट लाइन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट आए, स्ट्रेट लाइन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट आए तो हम इसको परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन अपर लेफ्ट टू लोअर राइट आए तो इससे हम लोग परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं। और अगर ये स्कैटर हो जाए लाइक दिस, तो ये स्लोप है, स्लोप तो बता रहा है कि अपवर्ड स्लोप है, मतलब ये पॉजिटिव तो होगा, मगर ये आप लोगों को ना इसका मतलब r 0 से तो बड़ा होगा लेकिन +1 से छोटा होगा। यहाँ पर ये हमारे लिए हाई भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेचर का। एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं बताता है,
इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये नेचर तो बता देगा, ये हाई मॉडरेट लो कंटेंट तो हो गया, मगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है कि 0.8 है, 0.6 है, 0.2 है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये नेचर बता सकता है लेकिन एक्सटेंट नहीं बताता। ये वाला अगर स्केटर बनता है डाउनवर्ड स्लोप, तो ये हमारे लिए नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। यहाँ भी हमारे लिए हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है, नेगेटिव नेचर का। तो R-1 से तो बड़ा होता है लेकिन 0 से छोटा होता है। और अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम बनता है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम में हमारे लिए R 0 होता है, जिसे हम लोग एब्सेंस कहते हैं। क्या ध्यान रखना है, 3-4 क्वेश्चन है देखो। एक तो स्केटर डायग्राम लीनियर नॉन लीनियर दोनों में काम आता है, ये नेचर बताता है लेकिन एक्सटेंड नहीं बताता है। स्ट्रेट लाइन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट बने तो उसे परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं। स्ट्रेट लाइन अपर लेफ्ट टू लोअर राइट बने तो उसे हम लोग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर बोलते हैं। अगर हमारे लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम बने तो उसे 0 कहते हैं। क्वेश्चन कहे कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना है, तो स्ट्रेट लाइन परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी। और वाला आंसर टिक लगाना, क्योंकि स्लोप नहीं कह रहा है ना क्वेश्चन में, वो अब लोअर लेफ्ट टू अपर राइट गए तो परफेक्ट पॉजिटिव, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट बने तो परफेक्ट नेगेटिव। तो ये कुछ 4-5 थ्योरी पॉइंट ध्यान रखने, बाकी और कुछ नहीं ध्यान रखना है। फिर आया था हमारे लिए कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। इफ यू रिमेंबर, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में हम लोगों ने कहा था कि इसे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहते हैं। ये लीनियर में काम आएगा, नॉन लीनियर में काम नहीं आएगा। और ये हमारे लिए ना बेटा नेचर भी बताएगा एंड एक्सटेंट भी बताएगा, ये ध्यान रखना। ये नेचर एक्सटेंट दोनों बताता है, लीनियर में काम आता है मगर नॉन लीनियर में यूज नहीं आता है। 3 मेथड हमने स्टडी किए थे। डायरेक्ट मेथड, 5 कॉलम हम लोगों को काम, सॉरी 7 कॉलम लेने, 7 कॉलम डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं। उसके लिए ना आप लोगों के पास एक्स एंड वाई तो क्वेश्चन में होता है। आपने क्या करना है, एक्स होगा, स्मॉल एक्स कैलकुलेट करोगे, एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल एक्स स्क्वायर करोगे, वाई होगा, स्मॉल वाई कैलकुलेट करेंगे, वाई माइनस वाई बार, स्मॉल वाई स्क्वायर एंड स्मॉल एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 7 कॉलम हमारे लिए बनेगा। आर का फॉर्मूला हमने कहा था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने रीड किया था। डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड, उसमें भी 7 कॉलम, एक्स में से एज्यूम मीन होगा तो हम dx कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए dx स्क्वायर, y में से एज्यूम मीन हुआ तो dy y माइनस ए dy स्क्वायर एंड dx dy आर इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर कोई एक आध टॉपिक आपको उस समय क्लास में नहीं समझ में आया है तो आप लोगों के पास क्लासेस अवेलेबल है ना, वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, आप उनको रिकेप कर देख सकते हैं। रिवीजन क्लासेस में चीजें नहीं समझी जा सकती है, ये हमेशा ध्यान रखें। जो आपने समझ रखा है ना बस उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये मैसेज मत करा करो कि सर रिवीजन में ये टॉपिक वापस डिटेल से, रिवीजन में डिटेल नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि मैनुअली क्लासेस हुई थी और हो गई। तो आप लोगों के पास तो क्लासेस अवेलेबल है ना, कोई टॉपिक अगर नहीं आया है, कोई टॉपिक में आपको उस समय दिक्कत लगी है, 3-4 बार रिव्यू कर देखो उसको वापस, उसमें क्या इशू हो गया। एज ए टीचर वापस वो बोलेगा तो वही ना जो उस समय सिखाया होगा, तो उसको 3-4 बार रिव्यू कर देखें। फिर भी कोई इशू आ रहा है कि सर ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक हमें नहीं समझ में आएगा, आपने ये क्या बताया था, इट्स ओके, फिर आप व्हाट्सअप भेजें, मैं आपको उसको अलग से ऑडियो मैसेज भेज कर क्लियर कर दूंगा। रिवीजन क्लासेस सीखने के लिए नहीं होती, रिवीजन क्लासेस जो आपने अच्छे से लर्न कर लिया उसको फटाफट से पूरे चैप्टर को रिव्यू करने के लिए होता है ना। तो कोई भी टॉपिक है आपके पास सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप चाहे जितने मल्टीपल टाइम्स व्यू लेकर उसको देख सकते हैं। तो उन्हें देखें, उनसे क्लियर करें कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ा करें। शॉर्टकट मेथड के बाद हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यू बेस्ट मेथड को रीड किया था।
एक्चुअल वैल्यू बेस मेथड में सिर्फ 5 कॉलम एक्स स्क्वायर वाई होगा, वाई का ही स्क्वायर कर देंगे एंड एक्स एंड वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 कॉलम हमारे लिए बनेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि x होगा x का स्क्वायर कर देंगे, y होगा y स्क्वायर कर देंगे एंड एक्स वाई हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो r का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये हमारे लिए r आ जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू बेस्ट मेथड। देखो ये तीन मेथड कब कब कैसे यूज करने हैं वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर सीरीज दिया हो एक्स एंड वाई पूरा ही सीरीज दिया हो तो फिर आप एक्चुअल वैल्यू बेस्ट मेथड ले लेना। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे जिनमें अपन ने ये फॉर्मूला लिया था, उनमें क्या दे रखा था, समेशन ही दे रखा था, सिग्मा डी एक्स डी वाई है, सिग्मा डी एक्स है, सिग्मा डी वाई है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर दे रखा था, सिग्मा डी वाई स्क्वायर एन दे रखा था। तो फिर आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और 2 क्वेश्चन हमने करे थे एग्जाम क्वेश्चन में ना बेटा, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन दे रखा था। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स वाई हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन दे रखा था, तो वो हमारे लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया। तो आप लोग उस केस में यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को सोल्व करोगे। इसके अलावा अगर याद आए तो हमने कार्ल पियर्सन में कुछ और फॉर्मूले भी रीड किए थे। मैंने कहा था जब भी कोवेरिएंस अगर दिया हुआ हो तो फॉर्मूला हम लोग कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन वाई काम में लेते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब वो जो डायरेक्ट मेथड में 7th कॉलम होता है उसका एवरेज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन करते हैं तो कोवेरिएंस आता है। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्डेशन एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन वाई। और साथ ही में स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होता है का अंडर रूट होता है। सर ने पढ़ाते वक्त भी कहा था, उसी को स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर कह रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट एंड सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट लिख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि डिवाइड के जो रूट में 2 n होते हैं वो एक n को कैंसिल कर देते हैं, तो अपना वो मेन डायरेक्ट वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट बचेगा। तो मैंने कहा था अगर कभी कोवेरिएंस गिवन हो तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला ही लोगे, r इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्डेशन x इंटू स्टैंडर्डेशन y। और r का एक और फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा, अगर n निकालना है तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्डेशन x इंटू स्टैंडर्डेशन y। इसके अलावा ये दोनों तीनों फॉर्मूले जो थे वो तो जिस केस में ध्यान रखने वो बता ही दिया था। कुछ थ्योरी पॉइंट ध्यान रखना है। देखो स्टैंडर्डेशन तो एब्सोल्यूट मेजर है इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, मगर r नेगेटिव हो सकता है। r नेगेटिव कब होगा बेटा, जब कोवेरिएंस नेगेटिव हो। तो कोवेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, कोवेरिएंस नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, कोवेरिएंस जीरो है तो हमारे लिए आर भी जीरो ही बनेगा। जैसा कोवेरिएंस होगा ना वैसा का वैसा ही हमारे लिए आर भी यहाँ पर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रीड करा था। और एक बात मैंने और कही थी कि ये दोनों स्टैंडर्डेशन का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कोवेरिएंस होना चाहिए, बट ऑप्शन में इक्वल टू वाला नहीं मिलता है ना, तो ग्रेटर देन टिक लगाना है। क्योंकि अगर स्टैंडर्डेशन का प्रोडक्ट दोनों का कोवेरिएंस से छोटा हुआ आर एक से बड़ा आ जाएगा बेटा, और जो कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों स्टैंडर्डेशन का प्रोडक्ट कोवेरिएंस से बड़ा ही हमारे लिए टेक्निकल रखना चाहिए। इक्वल भी हुआ तो चलेगा, आंसर 1 आ जाएगा, बट इक्वल वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो ग्रेटर देन कोवेरिएंस आप लोगों को टिक लगाना है। इसके अलावा कार्ल पियर्सन पर एक थ्योरी टेबल बताया था जिसको हम लोग बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दो डिस्क्रीट या दो कंटिन्यूअस सीरीज होती है ना तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल काम आता है जिससे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 5 थ्योरी पॉइंट इसमें ध्यान रखने। यहाँ एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2 वेरिएबल होते हैं, एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2 वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड,
यहाँ हमारे लिए नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमारे लिए यहाँ दो होते हैं। एक होता है एक्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारे लिए वाई का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो नोट्स में से ही देख लेते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको कंटेंट टॉपिक वाइज वहां ध्यान रहे। तो हम लोगों ने सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए दो वेरिएबल होते हैं, टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ रो को पी बोले, नंबर ऑफ कॉलम को क्यू बोले, या नंबर ऑफ सेल पी क्यू के बराबर होते हैं। इन सेल्स में फ्रिक्वेंसी हम लोग फिल करते हैं, तो जो नेगेटिव कभी नहीं होती है, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है। यहाँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोले, वो एक्स और वाई की कौन कौन सी कंडीशनें मैच कर रही हैं, तो वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए पी प्लस क्यू के इक्वल होते हैं। तो एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू वेरिएबल होते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं, नंबर ऑफ सेल पी क्यू के इक्वल होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। सेल में हम लोग जो फ्रिक्वेंसी लिखते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यह आप लोगों का कार्ल पियर्सन मेथड। फिर हमने रिंग कोरिलेशन मेथड को रीड किया था। रिंग कोरिलेशन मेथड टू एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए काम आता है, और ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों में यूज आता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को पहले रैंक दे दिया जाता है और उसके बाद एनालिसिस की जाती है, वहाँ हमारे लिए स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन यूज आता है। इसके दो सिचुएशन होते हैं। एक तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक गिवन है, तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक गिवन है तो वो R1 एंड R2 है। आपने क्या करना है, उसका D निकालना है। D बोले तो डिफरेंस बिटवीन रैंक, और याद आए तो डिफरेंस बिटवीन रैंक हमारे लिए हमेशा इसका सम जीरो होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रैंक का समेशन हमेशा जीरो होता है। फिर हम लोग D स्क्वायर करते हैं। तो R का हमारे लिए फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन होता है। सर ने ये भी कहा था एन क्यूब माइनस एन को एन एन स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ये तो तब सब रैंक दिया हुआ हो, रैंक नहीं दिया हुआ हो तो सर ने कहा था ना, एक्स होगा एक्स के वैल्यू को रैंक देंगे, R1 होगा, वाई होगा वाई के वैल्यू को रैंक देंगे, जिससे हम लोग R2 बोलेंगे। फिर डी कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2, डी स्क्वायर हम लोग कर देंगे, और फॉर्मूला हमारे लिए वही बन जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एक चीज रैंक कैसे देंगे, तो x में देखना है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा उससे 1 कहोगे, जो उससे स्मॉल होगा उससे 2 कहोगे, जो उससे स्मॉल होगा उसको 3। ऐसे ही y में जो हाईएस्ट है उससे 1, जो उससे स्मॉल है उससे 2, जो उससे स्मॉल है उससे 3 देकर रैंक हम लोग दे देंगे। डिफरेंस बिटवीन रैंक ध्यान रखना जीरो ही आना चाहिए, और डी स्क्वायर कर दोगे और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये हम लोगों ने कोरिलेशन में रीड किया था, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में एक सिचुएशन और भी बताई थी कि अगर रैंक रिपीट हो जाए, तो मैंने कहा था वो 1 मार्क्स में कभी नहीं आएगा, तुमने सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैंने बताया था ना बेटा, अगर रैंक रिपीट हो जाए तो एवरेज रैंक देना है, जो रैंक उनको दिया जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूले में एक करेक्शन फैक्टर लगता है 1/12 एम क्यूब माइनस एम, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो फिर हमने रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये करेक्शन फैक्टर उतने लगेंगे जितनी वैल्यू रिपीट हुई है। हाँ, दो तीन तरह के वैल्यू रिपीट हुए हैं तो 1/12 एम क्यूब माइनस एम दो तीन ऐड होते जाएंगे। स्मॉल एम का मतलब भी सर ने समझाया था। स्मॉल एम का मतलब होता है वो वैल्यू हमारे लिए कितने टाइम रिपीट हुई है, उससे हम लोग स्मॉल एम कहते हैं। डिवाइड बाई हम लोगों ने करा था एन क्यूब माइनस एम। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर वैल्यू रिपीटेड होती है तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम अपॉन एन क्यूब माइनस एन। जितने तरह के वैल्यू रिपीट होते हैं उतने बार करेक्शन फैक्टर 1/12 एम क्यूब माइनस एम लगाना पड़ता है। और एन क्यूब माइनस एन हम लोग अगर करें तो सॉरी, अगर स्मॉल एम का मतलब कहें तो वो वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है उससे हम लोगों ने स्मॉल एम कहा। फिर हम लोगों ने रीड करा था बेटा कॉन्करेंट डिवीजन मेथड। कॉन्करेंट डिवीजन मेथड में हम लोगों ने कहा था कि ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है, और ये मेथड तब काम में लेते हैं जब डाटा के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है।
मैग्नीट्यूड का मतलब हमें ये नहीं मतलब है कि वैल्यू कितना बढ़ा है या कम हुआ है। तो उस सिचुएशन में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। क्या करना होता है, x होगा, x के वैल्यू को साइन देंगे, x के वैल्यू को हम लोग साइन देंगे जैसे साइन ऑफ x कहेंगे। y होगा, y के वैल्यू को साइन देंगे जिसे हम लोग साइन ऑफ y कहेंगे, और दोनों के साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ साइन कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ साइन कहेंगे। तो कैसे करना है, x होगा, हर वैल्यू को उससे पीछे वाले वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू पीछे वाले से बढ़ जाए तो प्लस, ये पीछे वाले से कम हो जाए तो माइनस, ये पीछे वाले के बराबर हो तो इक्वल। ऐसे ही यहाँ करना है, हर वैल्यू को पीछे वाले से कंपेयर करना है, बढ़ जाए तो प्लस, कम हो जाए तो माइनस, इक्वल हो तो इक्वल का साइन, और दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर कर प्रोडक्ट ऑफ साइन हम लोग निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ साइन में याद आए तो सर ने कहा था सिर्फ प्लस के साइन ही चाहिए, और वो तभी आते हैं जब दोनों तरफ के साइन हमारे लिए सेम हो। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इक्वल इक्वल प्लस लिखना है। इनके अलावा बाकी की सिचुएशनों के साइन नहीं लिखने हैं प्रोडक्ट में, सर प्लस माइनस नहीं लिखना है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर नहीं लिखना है। हमने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ साइन में प्लस के साइन चाहिए, जो तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ हमारे लिए सेम साइन हो। जितने प्लस के साइन आएंगे उन्हें हम लोग सी कहेंगे, सी कहेंगे नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये हमारे लिए 3 आया तो सी हमारे लिए 3 हो गया। अब r प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n होगा। c का मतलब हमारे लिए नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन जो प्रोडक्ट ऑफ साइन में प्लस के साइन आए। n का मतलब ध्यान रखना n माइनस 1 हमारे लिए होगा, ये हमारे लिए n होगा। सोल्व करेंगे हमारे लिए r निकल कर आ जाएगा, n एक कम लेना है, ध्यान रखना। यह आप लोगों का कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। फिर 4 कैलकुलेशन हमने रीड करी थी। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर हम लोग कहें तो आर स्क्वायर, इसे कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंटेड भी कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन जिसे वेरिएशन ऑफ अनअकाउंटेड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे लिए 1 माइनस आर स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों का समेशन हमारे लिए 1 होता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, कोएफिशिएंट रिलेटिव आंसर होते हैं। हम कहते हैं जरूर है कि नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होते। और थ्योरी फॉर्मूले में ये भी ध्यान रखना ना, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से वीडियो में समझा रखा है। तो फॉर्मूले वाइज अपने को यहाँ पर हमने तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, और कोई काम का है नहीं अपना। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर, नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, या फिर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस भी बोल सकते हैं, और नॉन डिटरमिनेशन को अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो अगर 1 में से उल्टा लेस कर दे तो उल्टा आंसर आ जाएगा। 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा, और 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस करेंगे तो हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर्स की नीड हमारे लिए तब होता है जब मैंने समझाया था कि मेरी क्लासरूम में 100 जने हैं, मगर मैं 100 पर एनालिसिस नहीं करता हूँ, उनमें से सिर्फ 10 जनों के सैंपल सेलेक्ट कर कर एनालिसिस करता हूँ। तो 10 जनों के मैंने एक्स और वाई लिए और रिलेशनशिप को निकाला। मेरा मकसद इन 10 का आंसर निकालना नहीं था, मेरा मकसद 100 का आंसर निकालना था। तो देखो एरर तो आएंगी, क्योंकि मैंने 10 का आंसर लगाया और मैं उससे 100 का आंसर लगा रहा हूँ। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल से भी इस चीज़ को समझाया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एनालिसिस हमारे लिए सैंपल पर ही होते हैं। न्यूज़ सर्वे वाले हो गए, ये सब बेटा सैंपल पर सर्वे करते हैं, इससे एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतनी सीटें इनको मिलेगी, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों पर एनालिसिस करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग सैंपल से करते हैं। और ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 10 के जो आंसर आए वही 100 जनों के आंसर आए। तो जब हमने 10 का कोरिलेशन निकाल लिया, उसके बाद 100 का जब एस्टिमेशन लगाते हैं तो दो तरह की एरर को मेजर करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर कितनी होगी और एक उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जिससे हम लोग प्रोबेबल एरर कहेंगे। स्टैंडर्ड जब आप 10 जनों से 100 जनों की एस्टिमेशन लगाने जाओगे, मैंने कोरिलेशन 10 जनों का निकाला और उन 10 जनों के कोरिलेशन से 100 जनों के कोरिलेशन को जब मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में कितनी एरर रहेगी, तो दो तरह की एरर मेजर होती है। स्टैंडर्ड कितनी एरर हो सकती है,
फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, और इसके भी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो 0.6745 ही है। तो इसको 0.6745 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी प्रोबेबल एरर हमारे लिए निकल कर आएगी। तो ये प्रोबेबल एरर होती है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। इस प्रोबेबल एरर का यूज दो चीजों के लिए होता है। प्रोबेबल एरर का यूज दो चीजों के लिए होता है। एक, कोरिलेशन के सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। प्रोबेबल एरर की सिग्निफिकेंस चेक नहीं हो रही है, कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए, कि जो हमने 10 जनों का आंसर बनाया है उससे 100 का जब मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूं तो वो 10 के जो कोरिलेशन निकले हैं वो इतनी उनकी औकात भी है कि नहीं कि वो 100 का एस्टिमेशन लगा सके। तो उसके लिए उनकी सिग्निफिकेंस चेक होती है। उसके लिए आर जो आया है उसको प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से कंपेयर करते हैं। अगर आर प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स के बराबर या उससे बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है कि ठीक है, आप इन 10 से 100 के एस्टिमेशन लगा सकते हो। और अगर आर हमारे लिए प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से छोटा है तो ये जो 10 जनों के सैंपल लिए हैं वो इनसिग्निफिकेंट आंसर हैं। आप कुछ ज़्यादा सैंपल लो या नए सैंपल लेकर एनालिसिस करो। तो ये प्रोबेबल एरर की सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए काम आता है। और ये तभी आता है जब आपने सैंपल लिए हो, कि जो आंसर हम लोग 10 से 100 के एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट भी है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं, या और सैंपल हमें लेने चाहिए। तो आर अगर प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से बड़ा या बराबर आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, आप उससे 10 से 100 के एस्टिमेशन लगा सकते हैं। छोटा आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट। और एक, कोरिलेशन की लिमिट के लिए, ये भी प्रोबेबल एरर की लिमिट नहीं है, कोरिलेशन की लिमिट है। ये भी मैंने पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि जैसे न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि बीजेपी को 120 से 140 के बीच में सीटें मिलेगी, ये लिमिट है ना मेरे एस्टिमेशन की कि बीजेपी को इससे इसके बीच में सीटें मिलेगी। ऐसे ही जब आपने 10 का कोरिलेशन निकाला वो 0.6 आया। अब मैं इन 10 स्टूडेंट के सैंपल से जब 100 जनों का एस्टिमेशन लगाऊंगा तो मैं ना एक लिमिट निकाल कर दूंगा कि अगर 10 जनों का कोरिलेशन 0.6 है तो 100 जनों का कोरिलेशन किससे किसके बीच में होगा। वो लिमिट पता करने के लिए हम लोग को रिलेशन की लिमिट पता करने के लिए प्रोबेबल एरर काम में लेते हैं। आर में से एक बार प्रोबेबल एरर को लेस कर देते हैं और आर में एक बार प्रोबेबल एरर को ऐड कर देते हैं। मैंने वीडियो में भी बताया था कि मान लो मेरी प्रोबेबल एरर 0.12 है तो मैं क्या करूंगा, मेरा 10 जनों का कोरिलेशन 0.6 आया तो मैं 0.6 में से एक बार मेरा 0.12 मान लो मेरा प्रोबेबल एरर आती तो मेरे लिए ये बचता 0.48, और 0.6 में अगर मैं 0.12 ऐड करता तो 0.72। तो मैं ऐसा कहता कि मेरा 100 जनों का कोरिलेशन 0.48 से लेकर 0.72 के बीच में आएगा। ये मैंने कहाँ बोला कि ये प्रोबेबल एरर की लिमिट है, ये कोरिलेशन की लिमिट है। जब 10 जनों का मैंने सैंपल निकाल कर उससे 0.6 आंसर आया था और जब मैं 100 जनों का एस्टिमेशन लेता हूँ तो मैं ना इंटरवल एस्टिमेशन लगाता हूँ। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब एक रेंज बताता हूँ कि मेरे 100 जनों का कोरिलेशन 0.48 से लेकर 0.72 के बीच में होगा। ये लिमिट पता करने के लिए प्रोबेबल एरर काम आती है। और उसका फॉर्मूला होता है आर में एक बार प्रोबेबल एरर को लेस कर दो और आर में एक बार प्रोबेबल एरर को ऐड कर दो। तो ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल 4 कैलकुलेशन, हमने तो सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने मेन, ये जरूरत आप लोगों को मेन पड़ेगी। फिर एक आखिरी बेटा हमारे लिए प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये आधे घंटे की वीडियो देखकर एग्जाम देने मत बैठ जाना। ये आधे घंटे की वीडियो एक बार देखा, फिर मैं आपको ये पूरे नोट्स एक साथ भेज रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस वापस से करने, कुछ घंटे का स्लॉट लेकर के 2 घंटे 3 घंटे में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार फिनिश करना है विदाउट एनी डाउट, तो जाकर टेस्ट रूम में टेस्ट देने बैठा दो। ये नहीं कि बस ये आधे घंटे की, भाई पढ़ा अलग है ना, अब इनको प्रैक्टिकली करोगे तब और पता चलेगा यार क्या क्या हुआ। तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को फाइट करेंगे। क्वेश्चन उससे अलग तो कुछ नहीं होंगे, ये तो 101% पक्का, डिजिट बदलते हैं बाकी और कुछ नहीं होता है। और उसमें भी अगर हम लोग एक एक चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल नहीं ला पाए तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। टारगेट फुल आउट ऑफ फुल का होना चाहिए। करना इतना सा, आधे घंटे की ये वीडियो देखी, सारी नोट्स को लिया वापस से, एक एक क्वेश्चन को वापस से करा बिना कोई डाउट के। अगर मेरे राइट आंसर लग गया इसका मतलब मेरे पूरे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। वरना ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, अधिकतर जने कई बार तुक्के लगा रहे होते हैं कि ठीक है नहीं यार ऐसा नहीं वैसा। कॉन्सेप्ट समझना होता है फिर सॉल्यूशन करना होता है। 4 प्रॉपर्टी पॉइंट है। कोफिशिएंट बेटा रिलेशन रिलेटिव आंसर है इसलिए यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है। 2 इंडिपेंडेंट अगर इन्फॉर्मेशन है तो उनमें कोरिलेशन हमारे लिए 0 होता है।
अगर हमारे लिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, बताया था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बेटा लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन दो स्लोप बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाता है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाता है। इसका मतलब r यहाँ पर या तो +1 होगा या -1 होगा, ये डिपेंड करता है b पर। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो +1 आंसर होगा, b लेस देन 0 है तो -1 होगा। उसके लिए b ढूंढना पड़ेगा, b वो होगा जो x के साथ होगा। उसके लिए पहले पूरी प्रॉपर y की इक्वेशन लिखनी है, फिर देखना है कि x के साथ की जो वैल्यू है वो अगर माइनस में दे रखी है मतलब वो 0 से छोटी है तो आंसर -1 टिक लगाना, और अगर वो b प्लस में लिखी हुई मतलब वो 0 से बड़ी है तो आप लोग आंसर +1 टिक लगाइए। फिर एक आखिरी कॉन्सेप्ट कोरिलेशन खत्म होता है। अगर मेरे लिए u इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड v इक्वल टू सी प्लस डी वाई कहीं गिवन है और मुझे आर एक्स वाई गिवन है और मुझे अगर आर यू वी निकालना है तो ध्यान रखना आर एक्स वाई जो होगा वो ही आर यू वी भी होगा, क्योंकि यहाँ ना तो चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट होता है ना ही चेंज इन स्केल का इफेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल के साइन का इफेक्ट होता है। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आर एक्स वाई 0.6 है तो आर यू वी या तो प्लस का 0.6 होगा या माइनस का 0.6 होगा, बस बाकी वैल्यू तो 0.6 ही रहेगा। साइन भी कब बदलेगा, जब आपके स्केल के साइन अलग अलग हो। अगर दोनों स्केल के साइन सेम है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लस माइनस कुछ लगाना है, ध्यान से सुन लेना कि दोनों अगर स्केल के साइन सेम है तो जो साइन आर एक्स वाई का है वही साइन आर यू वी का रहेगा, और अगर दोनों स्केल का साइन अलग अलग है, दोनों स्केल का साइन अलग अलग है तो आर एक्स वाई का अपोजिट साइन आर यू वी में लगेगा। ये आपको कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना है। ओरिजिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्केल से पड़ेगा, और स्केल में बेटा आप लोगों को देखना है कि दोनों स्केल के साइन अगर सेम है तो जो साइन आर एक्स वाई का है वही आर यू वी का रहेगा, और दोनों स्केल के साइन अलग अलग है तो अपोजिट साइन हम लोगों को टिक लगाना है। उसके लिए स्केल देखना है, स्केल कहाँ मिलेगा, u की इक्वेशन में x के साथ की वैल्यू स्केल है, v की इक्वेशन में y के साथ की वैल्यू स्केल है। पहले u एंड v की इक्वेशन बनाना, फिर देखना कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, y के साथ, इट डजंट मैटर, ये पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है, स्केल ध्यान रखना है। x के साथ की वैल्यू और y के साथ की वैल्यू स्केल होती है, उनके साइन आपको देखने हैं। और अगर स्केल सिर्फ किसी एक वेरिएबल में हो, मैंने कल बताया था, तो जो भी उस वेरिएबल के साथ साइन है उस स्केल के साथ उससे आर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देना, आर यू वी आप लोगों के लिए बनकर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का कोरिलेशन फिनिश होता है। कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, अब ऐसी ही चीजें बढ़ती चली जाएंगी, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो मैंने तरीका बता दिया, आधे घंटे आराम से इसको प्रैक्टिस पहले पढ़ लें और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को मैं पूरी नोटबुक ये पूरा चैप्टर एक साथ भेज रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सोल्व कर लें। फिर भी कोई डाउट आए तो फिर आप लोग व्हाट्सअप करें, नो डाउट मैं आपको ऑडियो मैसेज भेजकर उसको क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा।